हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षित चौधरी सुनील पारिक के साथ टी सीरीज क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे परिणाम मित्र की। तो परिणाम मित्र देखो, परिणाम मित्र पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप इस वीडियो को जब पूरा देखोगे तभी आप इस ट्रांसफार्मर है इसका बेसिक जानकारी प्राप्त कर पाओगे। अगर आपको ये पूरी बेसिक जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। तो बात करते हैं सबसे पहले परिणाम मित्र की। तो देखो, परिणाम मित्र जो होता है इसके बारे में बेसिक में बात करूं तो देखो, ट्रांसफार्मर क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे कि ट्रांसफार्मर होता क्या है, परिणाम मित्र क्या होता है। ठीक है, दूसरा टॉपिक रहेगा अपना, वो रहेगा कि ट्रांसफार्मर की संरचना किस प्रकार से होती है। और अगला जो टॉपिक है वो रहेगी इसकी कार्य प्रणाली। इसके अलावा इसके लाभ क्या होते हैं और इसकी दक्षता की बात करेंगे। आज मैं इस वीडियो में इन टॉपिक्स के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो परिणाम मित्र होता है वो क्या होता है। देखिए, जो परिणाम मित्र है वो ट्रांसफार्मर जो होता है उसी से बना है। एंड ट्रांसफार्मर का हिंदी रूपांतरित जो रूप है इसका वो क्या होता है, परिणाम मित्र। तो देखो, जो परिणाम मित्र होता है नाम से पता चल रहा है इंग्लिश में इसका ट्रांसफार्मर, मतलब कि ट्रांसफार यानी क्या करता है, पावर को एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर देता है, दूसरी जगह क्या कर देता है, स्थानांतरित करता है। इसको पावर को, यानी कि अपने को पावर को क्या करना है, स्थानांतरित करना है। तो वहां पर किसका उपयोग किया जाएगा, ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाएगा। और मैं आपको एक साधारण सी बात बता देता हूं कि जो आपके परिणाम मित्र होता है वो हमेशा ही एसी सप्लाई पर ही उपयोग करते हैं। एसी सप्लाई पर ही क्यों उपयोग करते हैं इसका भी मैं रीजन बताऊंगा आपको कि डीसी पे क्यों नहीं किया जाता है। अब बात करते हैं सबसे पहले परिणाम मित्र क्या होता है। देखो, परिणाम मित्र जो होता है आपका वो एक ऐसी स्टैटिक मशीन होती है। कौन सी मशीन होती है, स्टैटिक मशीन। देखो, स्टैटिक मशीन क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि स्टैटिक जो मशीन होती है, स्टैटिक मशीन का मतलब होता है कि इसके जो भी पुर्जे होते हैं वो पुर्जे क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। मतलब कि इसका एक भी पुर्जा या एक भी पार्ट होगा वो घूमने वाला नहीं होगा। और जहां पर कोई भी पार्ट घूमने वाला नहीं होता है वहां पर घर्षण लॉस, आपकी घर्षण हानियां, ठीक है, इसके अलावा जो भी अन्य प्रकार की जैसे आपके कोई भी हानियां होती है, जिस लीकेज हो रहा हो फ्लक्स का मान, तो लीकेज का फ्लक्स जो लीकेज फ्लक्स है वो भी यहाँ पर नहीं हो पाता है। यानी घर्षण के कारण कोई हानि नहीं होगी, यांत्रिक प्रकार की कोई हानियां नहीं होती है। मुख्य रूप से आप इसको बोल सकते हो यांत्रिक हानियां, ठीक है, यानी यांत्रिक हानियां यहाँ पर नहीं होगी। तो यांत्रिक हानियां नहीं होगी तो यहाँ की इसकी दक्षता है, उस दक्षता का मान क्या रहेगा, यहाँ पर उच्च रहेगा। देखिए, ये जो है अपना ये क्या है, स्टैटिक मशीन है जो क्या करती है, ओनली वोल्टेज को बढ़ाने घटाने का कार्य करती है। देखो, मुख्यतः इसका जो प्रश्न आता है, देखो ये किसका कार्य करती है, वोल्टेज को घटाने व बढ़ाने का। देखिए, ये वोल्टेज को घटाती है या बढ़ाती है, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाता है कि पावर में कभी भी परिवर्तन नहीं करती है। मतलब कि पावर में परिवर्तन नहीं करती। इसका मतलब क्या है, पावर का परिवर्तन नहीं कर रही है। इसका मतलब यह है कि ये जो इसकी दो वाइंडिंग होती है, यानी एक तो होती है इसकी प्राइमरी वाइंडिंग और जो दूसरी होगी वो कौन सी होगी, आपके सेकेंडरी वाइंडिंग। ये जो प्राइमरी से सेकेंडरी के अंदर ये क्या करता है, जो प्राइमरी से सेकेंडरी के अंदर पावर को क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। ये किसका कार्य कर रहा है, ये ट्रांसफर। अगर ये प्राइमरी से सेकेंडरी के अंदर क्या कर देगा, पावर को ट्रांसफर कर देगा, तो यानी पावर तो ट्रांसफर हो रही है। लेकिन इसमें क्या किया जा सकता है, अगर मैं वोल्टेज को बढ़ाऊंगा, वोल्टेज को बढ़ाने पर, क्योंकि आप सभी जानते हो कि P बराबर क्या होता है, V गुणा I। अगर V गुणा I है, यहाँ पर वोल्टेज का मान मैंने बढ़ा दिया और पावर को क्या रखना है, स्थिर रखना है, तो यहाँ पर करंट क्या होना चाहिए, कम होनी चाहिए। तो ट्रांसफार्मर यही कार्य करता है कि ये वोल्टेज को अगर बढ़ा देगा तो करंट को क्या कर देगा, वहां पर कम कर देगा। अगर यहाँ पर ये वोल्टेज को कम करता है तो करंट को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। यानी कि जो ट्रांसफार्मर है वो अपनी पावर में कभी भी परिवर्तन नहीं करता है, यानी कि उसकी पावर जो रहेगी वो हमेशा क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। अगर आपके प्रश्न पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर जो होता है वो मशीन, यानी ट्रांसफार्मर जो है वो क्या करता है कि वोल्टेज को बढ़ाता है या करंट को बढ़ाता है या फिर आपके पावर को बढ़ाता है या फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है। देखिए, चार ऑप्शन, वोल्टेज, करंट और पावर आपके और एक फ्रीक्वेंसी। तो हमेशा जो इसका उत्तर माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, आपके वोल्टेज। यानी कि ये जो भी करता है, वृद्धि करे चाहे कमी करे, वहां पर आपको जो उत्तर पिक करना है वो हमेशा कौन सा करना है, वोल्टेज। अब बात करते हैं, देखो मैंने बता दिया आपको कि परिणाम मित्र क्या है, ऐसी मशीन है जो बिना पावर में परिवर्तन किए, ऐसी स्टैटिक मशीन
जो बिना पावर में परिवर्तन किए वोल्टेज को घटा या बढ़ा दे, ऐसी मशीन क्या कहलाती है? परिणामित्र। अब देखते हैं जो परिणामित्र होते हैं वो अपने दो प्रकार से बनाए जा सकते हैं। परिणामित्र कितने प्रकार से बनाए जा सकते हैं? देखिए इसके पार्ट्स की बात करूं यानी प्रकार की बात करूं तो दो प्रकार से मुख्यतः बनाए जाते हैं। देखिए सबसे पहला जो है इसका वो है स्टेप अप। स्टेप अप का मतलब होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, यानी कि ऐसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज में क्या कर दे? ओनली वृद्धि कर दे। और मैंने सीधी सी बात बताई है, ये पावर में परिवर्तन नहीं करता है, ये ओनली पावर को क्या करता है? स्थानांतरित। अगर इसका प्रश्न पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर स्थानांतरित करता है तो वहां पर हमेशा जो टिक लगाया जाता है वो कौन सा होता है? पावर। ठीक है। अगर प्रकार की बात की जाए, सबसे पहले प्रकार मैंने बताया स्टेप अप। स्टेप अप को कहते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर, यानी कि स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर है उसको ऊंचाई ट्रांसफार्मर कह रहे हैं। ऊंचाई का मतलब क्या होता है? अप। अप का मतलब हो गया यहाँ पर कि ये क्या करेगा? वोल्टेज को तो बढ़ा देगा और करंट को क्या कर देगा? कम कर देगा। ठीक है। और जो दूसरा इसका प्रकार होता है वो होता है स्टेप डाउन। स्टेप डाउन को जो कहते हैं वो कहते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है। स्टेप डाउन का मतलब ये वोल्टेज को क्या करेगा? यहाँ पर कम करेगा। वोल्टेज को कम करने का, देखो वोल्टेज को अगर क्या करता है? ये कम करता है तो यहाँ पर करंट में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। जब इसमें क्या हो रही थी? वोल्टेज में वृद्धि और करंट में कमी। लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये पावर में कभी भी परिवर्तन नहीं करता है। अब देखो ये तो बात हो गई इसके प्रकार होगी। एक तीसरा और ट्रांसफार्मर आता है, देखो इसका नाम होता है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। देखिए जो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होता है इसका एक ही प्रश्न आता है। देखो मुख्य तौर पर वो प्रश्न इस प्रकार से आता है कि जो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होता है इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के जो टर्न होते हैं, यानी टर्नों की संख्या क्या रखी जाती है? प्राइमरी व सेकेंडरी के टर्नों को समान रखा जाता है। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर प्राइमरी और सेकेंडरी के टर्नों की संख्या समान है तो वहां पर प्राइमरी और सेकेंडरी के वोल्टेज जो रहेगी वो भी क्या रहेगी? वहां पर समान रहती है। इसका प्रश्न यही पूछा जाता है कि ऐसा ट्रांसफार्मर का नाम बताइए जिसमें जिसकी प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्नों की संख्या क्या हो? समान हो। तो वहां पर आता है आपके आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। ये किसमें आता है? ट्रांसफार्मर के प्रकार, मुख्य जो प्रकार होते हैं। अब बात करते हैं इनकी संरचना की। देखो संरचना है वो किस प्रकार से दिखाई देती है, तो देखते हैं। देखिए जो संरचना की बात करें तो देखो इसमें एक होती है कोर अपने, ठीक है, एक कोर होती है, एक होती है इसमें प्राइमरी वाइंडिंग, एक होती है अपने सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी होती है उसे प्राथमिक भी कहते हैं, प्राथमिक कुंडलन। और सेकेंडरी जो होती है मैंने इसको बताया आपको द्वितीयक भी कहते हैं। और एक और नाम होता है इसका नाम होता है माध्यमिक कुंडलन। अब देखिए प्राइमरी वाइंडिंग किसे कहते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग किसे कहते हैं। कोर जो है मैं कोर के बारे में बता देता हूं आपको कि कोर क्या होती है। ठीक है, देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग की। तो देखिए प्राइमरी वाइंडिंग जो होती है वो किसे कहेंगे, देखो ऐसी वाइंडिंग या ऐसी कुंडलन जिसको किससे संयोजित किया जाए, सप्लाई से संयोजित किया जाए, सप्लाई से संयोजित किया जाए। ऐसी जो वाइंडिंग होती है उसे अपन क्या कहते हैं, प्राथमिक कुंडलन। और जो द्वितीयक वाइंडिंग होती है जिसे माध्यमिक कुंडलन भी कहते हैं या द्वितीयक वाइंडिंग भी कहते हैं, वो उसे क्या, उसकी परिभाषा क्या बनेगी यहाँ पर कि ऐसी वाइंडिंग जो अपने को क्या करती हो, आउटपुट देती हो। ये क्या करती है अपने को, आउटपुट, उसे अपन क्या कहेंगे यहाँ पर, माध्यमिक कुंडलन। अब देखिए यहाँ पर स्टेप अप बनाइए चाहे स्टेप डाउन बनाइए वो निर्भर करता है टर्नों के ऊपर। यहाँ पर आप इधर से क्या करोगे, सप्लाई दोगे तो ये क्या बन जाएगी, इसकी प्राथमिक बन जाएगी और इसकी क्या बन जाएगी, द्वितीयक। यानी जहां से आउटपुट लिया जाए उसे तो अपन कहेंगे यहाँ पर द्वितीयक कुंडलन, और जहां से सप्लाई दी जाती है उसको कहेंगे अपन प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है, ये हो गई ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग की बात। अब बात करते हैं कोर की। देखिए जो मैंने कोर दर्शाई है यहाँ पर, देखो कोर के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं।
इनकी प्रकारों की जो जानकारी है वो मैं अगले वीडियो में दूंगा आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कोर जो होती है इसका मुझे मुख्य तौर पे कार्य क्या होता है। देखिए जो इसका कोर का मुख्य कार्य होता है वो ये होता है कि जो प्राइमरी के द्वारा यहाँ पर फ्लक्स बनाया जाता है। देखिए अगर मैं इसको नॉर्मली अगर आपको समझाऊं बिना कोर के आपको एक ट्रांसफार्मर दिखाता हूँ। देखिए इसमें मैंने कोई कोर नहीं ली है। अगर कोर वाला दिखाना है तो यहाँ पर इस प्रकार से दिखाया जाता है सिंबल को। अगर बिना कोर के लेता हूं मैं कोई ट्रांसफार्मर तो देखिए यहाँ पर जो फ्लक्स होगा वो इस प्रकार से द्वितीय होगा, यानी सेकेंडरी को इस प्रकार से काटेगा। और साथ ही साथ आप जानते हैं अगर किसी कुंडली में कोई चुंबकीय क्षेत्र बनता है तो इधर ही नहीं इधर भी बनता है, मतलब कि इधर भी बनेगा। अब वो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ जाएगा, उसके लिए रास्ता नहीं है। रास्ता है जो क्या है यहाँ पर भी रास्ता है, माध्यम तो है। माध्यम के रूप में क्या लिया मैंने, वायु, ठीक है। और आप सभी को पता है कि जो वायु होती है वो फ्लक्स को क्या करती है, कुछ फ्लक्स को नष्ट कर देती है, फ्लक्स में के मान में क्या कर देती है, कमी कर देती है। तो यहाँ पर जो कोर लेने का उद्देश्य होता है, एक तो आपके इस वाइंडिंग को क्या करेगी, कोर का जो कार्य होगा वाइंडिंग को आधार देना। दूसरा जो कार्य होगा इसका वो क्या होगा कि जो प्राइमरी के द्वारा जो फ्लक्स पैदा किया गया, ठीक है, उसको सेकेंडरी तक पहुंचाना, यानी उसके मार्ग में कम प्रतिष्ठंभ प्रदान करना। फ्लक्स के मार्ग में कम प्रतिष्ठंभ पथ प्रदान करना, मतलब कि कम प्रतिष्ठंभ पथ, मतलब कि चुंबकीय बल रेखाओं के मार्ग में जो बाधा होती है उसे क्या कहते हैं, प्रतिष्ठंभ या रिलक्टेंस। तो जो रिलक्टेंस होगा उसके मान में ये क्या कर देगी, कमी कर देगी। और इसके मान में यदि कमी कर देती है तो उसका जो फ्लक्स होगा वो इसको क्या करेगा, काटेगा। और पूरा जब फ्लक्स को काटता है, अगर कुछ चुंबकीय बल रेखाएं नष्ट भी हो जाए मान लीजिए, ठीक है, और पूरा फ्लक्स काटेगा तो भैया इसके अंदर क्या हो जाएगा, ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। और ईएमएफ जो जनरेट होगा वो टर्नों के ऊपर, अगर मान लीजिए मैं यहाँ से इसके टर्नों की संख्या क्या मान लेता हूँ, समान मान लेता हूँ, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर मान लिया जाए, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर टर्नों की संख्या समान है, अगर टर्नों की संख्या क्या है यहाँ पर समान है, तो समान होगी तो क्या होगा कि यहाँ पर जितनी वोल्टेज थी यहाँ पर भी वोल्टेज का मान उतना ही रहेगा। लेकिन यहाँ 1-2 वोल्टेज किसी हानि की वजह से, ठीक है, वहां पर क्या हो सकता है, कम हो सकता है। उस हानि में मैं बता चुका हूं कि यहाँ पर कुछ जो फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, क्षरण हो जाएगा। क्षरण का मतलब क्या होता है, लीकेज। उस लीकेज के कारण क्या हो सकता है, यहाँ पर वोल्टेज का मान कुछ वोल्टेज कम हो सकता है, अन्यथा वोल्टेज को क्या रखता है, ये समान रखता है। अगर वोल्टेज समान है करंट भी समान रहेगी। इसका मतलब क्या है, पावर है, उस पावर में इसने कोई परिवर्तन नहीं किया है। और पावर में कोई परिवर्तन यानी इनपुट जितना दिया उतना ही आउटपुट मिल जाए अपने को, तो उसकी इस मशीन की दक्षता जो होती है वो क्या होती है, उच्च होती है। अगर आदर्श ट्रांसफार्मर की बात की जाए तो वहां पर लॉसेज जो होते हैं, लॉसेज जो होते हैं वो कितना मानते हैं, शून्य। कौन से ट्रांसफार्मर में, आदर्श ट्रांसफार्मर में। आदर्श ट्रांसफार्मर में लॉसेज का मान कितना माना जाता है, शून्य माना जाता है। अगर वहां पर लॉसेज शून्य है तो वहां पर जितना इनपुट देंगे उतना ही अपने को क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। और मैं अब दक्षता की भी बात कर लेता हूं। देखिए अगर दक्षता की बात की जाए यहाँ पर, देखिए दक्षता जो होती है, दक्षता किसे कहते हैं अपन, इनपुट और आउटपुट, आउटपुट और इनपुट के अनुपात को ही क्या कहते हैं, दक्षता कहते हैं। और यदि प्रतिशत में निकाली जाए तो क्या किया जाता है, गुणा 100 कर दिया जाता है। अगर मैं फॉर एग्जांपल कहूं कि यहां से मैंने पावर दी है 100 वाट और अपने को आउटपुट में भी मिल गई 100 वाट, तो भैया 100 वाट तो आउटपुट है और 100 वाट ही क्या है, अपना इनपुट है। और दोनों को यहाँ से लेफ्ट कर दिया जाए और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर कितनी दक्षता आ जाएगी, 100%। इसका मतलब जो आदर्श ट्रांसफार्मर है वहां पर लॉसेज कितने हो गए आपके, शून्य। और यहाँ पर जो दक्षता का मान रहेगा वो कितना रहेगा, 100%। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पर अपने आदर्श ट्रांसफार्मर की कल्पना की गई है, ओनली क्या की गई है, कल्पना। लेकिन वास्तव में कोई आदर्श ट्रांसफार्मर नहीं होता है। इसीलिए कुछ लॉसेज की वजह से यहाँ पर इसकी जो दक्षता रहती है वो कितनी रहती है, 98% के लगभग रहती है। कितनी रहती है, 98%। तो देखिए यहाँ पर मैं दक्षता बता चुका हूं। परिणामी त्रुटि क्या होता है, यानी ऐसी मशीन जो काम क्या करती है, वोल्टेज को बढ़ाने घटाने का कार्य करती है, ठीक है। संरचना मैंने बता दी, इसमें कोर होती है, यहाँ पर 2 वाइंडिंगें प्रयोग की जाती है मुख्य तौर पर। जिसको अपन सप्लाई देते हैं उसको क्या कहते हैं, प्राथमिक, और जिससे आउटपुट लिया जाए उसे क्या कहते हैं, अपने द्वितीय। अब बात करते हैं अपन इसकी कार्य प्रणाली की। देखिए कार्य प्रणाली देखते हैं।
देखिए ये तो हो गई इसकी आपके कोर, ये आपके प्राइमरी वाइंडिंग और ये आपके सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, अब देखिए मुख्य तौर पे मैं आपको बताऊं तो देखिए इसका सामान्य जो चित्र होता है वो अभी अभी आपको मैंने बताया भी है, वो इस प्रकार से होता है। देखिए इसी डायग्राम में देखिए यहां से मैंने क्या किया है, मान लीजिए इनपुट दिया है सप्लाई, यहां से कौन सप्लाई दी है, एसी सप्लाई। अगर यहां से आप एसी सप्लाई देते हो, ठीक है, एसी सप्लाई देते हो तो यहां पर क्या बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, और वो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो किस प्रकार का होगा, प्रत्यावर्ती प्रकार का। किस प्रकार का होगा, प्रत्यावर्ती। क्योंकि आप सभी जानते हो कि एसी सप्लाई होती है वो हमेशा क्या होती है, परिवर्तित होती है, मतलब कि उसकी मान और दिशा समय के साथ क्या होता है, परिवर्तन होता है। क्योंकि इसका दिशा है, देखिए मान है वो एक बार पॉजिटिव में रहता है और एक बार मान किस में रहता है, नेगेटिव में। तो यहाँ पर जो इसके पोल होते हैं वो भी क्या होता है, परिवर्तन। यानी कि यहाँ पर एक बार एन और एस बना है तो जब इसकी साइकिल है वो दूसरी दिशा में जाती है तो जब क्या होता है, यहाँ पर भी पोल क्या हो जाते हैं, परिवर्तन हो जाते हैं। और पोल परिवर्तन हो रहे हैं तो सीधी सी बात है उसके फ्लक्स में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। अब फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है और अपन ने फैराडे का नियम पढ़ा, सीधी सी बात है कि यदि किसी प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को क्या कर दिया जाए, रख दिया जाए, तो वो क्या करता है, उन बल रेखाओं का क्या करता है, छेदन करता है। और छेदन करने से इस सेकेंडरी के अंदर ये भी तो चालक ही है, तो इस चालक में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईएमएफ पैदा हो जाएगा। अगर मैं सामान्य आपको उदाहरण दूं तो आपने एक बोरी का टाट देखा होगा, बोरी का जो टाट होता है और एक होता है अपना पाइप होता है, पानी का पाइप। उस पानी के पाइप को यदि आप रेगुलर उसके ऊपर चलाते हो तो वो क्या करेगा, एक जगह से बीज कर क्या करेगा, साइडों में से नहीं बीजेगा। मतलब कि वो पूरा जो चालक है, देखो मैं इस बोरी के टाट को तो मान लेता हूं चालक, और इस पानी के जो प्रेशर है इस प्रेशर को मान लेता हूं अपना चुंबकीय फ्लक्स। अगर वो फ्लक्स सीधा सीधा गिर रहा है तो वो पूरा उस चालक को छेदित नहीं कर पाएगा, और छेदित नहीं कर रहा है तो भैया उसमें ईएमएफ पैदा नहीं हो पाएगा। ये किसने कहा, अपने फैराडे ने। अगर मैं उस बोरी को क्या करूं, या तो उस बोरी को उस अपने जो पानी का पाइप है उस पानी के पाइप को ये सामने बिल्कुल उस बोरी को क्या करूं, बार बार हिलाऊं तो वो पूरी बोरी क्या होगी, भीग जाएगी। इसका मतलब वो बोरी है वो पूर्णतः इस पानी के द्वारा क्या हो चुकी है, भीग चुकी है, कट चुकी है। यानी कि या तो मैंने बोरी को हिलाया, अब देखिए बोरी को रखिए आप इस पर और यहाँ पर क्या कीजिए, यहाँ पर पानी के पाइप को बार बार फुहार से क्या कीजिए, बार बार पानी को रोकिए, जैसे आप करते हो ना, पानी को बार बार रोकते हो फिर छोड़ते हो, तो वहां से क्या होगा, पूरा पूरा क्या हो जाएगा, उस आप पानी की जो पाइप है उसको आप हिलाइए तो पूरी बोरी क्या होगी, भीग जाएगी। यानी बोरी कब भीग रही है, दो स्थितियों में भीग रही है, या तो बोरी को बार बार हिलाओगे आप या फिर पानी के पाइप को। अगर दोनों ही चीजों को आप हिलाओगे तो वो क्या होगा, उतना ही भीगेगा जितना साधारण तौर पे एक जगह स्थिर रखने पे भीग रहा था। इसका मतलब कि या तो अपन यहाँ पर फ्लक्स को घुमाना पड़ेगा, या तो अपने को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, फ्लक्स को घुमाना पड़ेगा, और या फिर चालक को घुमाना पड़ेगा। तो अपनी जो ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर आप सभी जानते हो स्थिति युक्ति है, तो यहाँ पर कोई चल ऊर्जा नहीं होता है, तो यहाँ पर वाइंडिंग को तो घुमा नहीं सकते, तो यहाँ पर क्या किया गया है, फ्लक्स को घुमाया जाता है। तो यहाँ पर जो फ्लक्स होगा वो प्रत्यावर्तित होगा और सेकेंडरी को क्या करेगा, छेदित करेगा, और छेदित करने से सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर यहाँ पर ईएमएफ पैदा हो जाएगा। यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगा, अपना आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, ये होती है इसकी सामान्य तौर पे कार्य प्रणाली, और इस सिद्धांत को अपन कहते हैं चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत, ठीक है। और इस सिद्धांत को आप कह सकते हो फैराडे के प्रथम नियम भी बोल सकते हो आप। फैराडे का प्रथम नियम ही होता है, इस प्रथम नियम के अनुसार इसमें क्या हो जाता है, ईएमएफ जनरेट हो जाता है। ठीक है, ये बात कर ली है मैंने कार्य प्रणाली की। ठीक है, अब बात करते हैं इसके लाभ की। इसके लाभ क्या होते हैं, देखिए जो लाभ होते हैं, अब सीधी सी बात है इसका जो उपयोग है, उपयोग की मैंने बात की, लाभ में ही इसका उपयोग की। देखिए उपयोग जो होगा, लाभ ऑटोमेटिक आपको क्या लग जाएगा, पता लग जाएगा कि जो इसके लाभ है उसके अकॉर्डिंग। देखिए अगर मैं इसका उपयोग, देखिए वोल्टेज में यदि क्या करना हो, कमी करनी हो या वृद्धि करनी हो, तो एसी सप्लाई में यदि अपने को वोल्टेज में कमी करनी है या वृद्धि करनी है तो वहां पर हम कौन सी युक्ति काम में ले सकते हैं, ट्रांसफार्मर ले सकते हैं। तो वोल्टेज में कमी या वृद्धि के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर वोल्टेज की कमी या वृद्धि के लिए उपयोग कर रहे हैं, लेकिन यही बात अगर डीसी सप्लाई पे बात की जाए, इस पे बात की जाए डीसी सप्लाई में, तो वहां पर वोल्टेज में यदि कमी करनी हो तो क्या जोड़ना पड़ता है, प्रतिरोध जोड़ना पड़ता है। और प्रतिरोध आप सभी जानते हो वोल्टेज को क्या कर लेगा, ड्रॉप कर लेगा। और वोल्टेज ड्रॉप होने के बाद उसको बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ये तो कमी करने के लिए थी। और यदि वृद्धि के लिए पूछा जाए तो क्या आता है यहाँ पर, बूस्टर। और बूस्टर आप सभी जानते हो कि
का श्रेणी जनित्र को कहते हैं। डीसी का जो सीरीज जनरेटर होता है, डीसी सीरीज जनरेटर, उसी को ऊपर क्या कहते हैं, बूस्टर कहते हैं। तो वहां पर किसका उपयोग किया जाता है, बूस्टर का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर देखो एक्स्ट्रा मशीनें लगाई जा रही है, तो वहां पर लॉसेज क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। जितना आपने उत्पन्न किया उतना अपन ने देखो जहां पर वोल्टेज कम करनी पड़ी वहां पर रेजिस्टेंस का उपयोग किया, रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप कर दिया तो पावर खपत हो गई। वापस बढ़ाना है तो किसका उपयोग किया, बूस्टर का। अब बूस्टर क्या है, डीसी की मशीन है, यहाँ पर चल पुर्जे होंगे तो उसकी दक्षता क्या होगी, वहां पर कम होगी। और अपने को ये मशीन लगाएंगे तो उसको घुमाना पड़ेगा, तो यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, यहाँ पर अपने को। तो भैया क्या होगा, जो अपना दक्षता थी उसके मान में और क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, यानी अपने खर्चे बढ़ जाएंगे वहां पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, बिना पावर में परिवर्तन किए ही अपन क्या कर लेते हैं, वोल्टेज में कभी भी कमी भी कर सकते हैं और कभी भी वृद्धि भी कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो लाभ होता है इसका, वो क्या होता है, वोल्टेज के मान में कमी या फिर वृद्धि करना। दूसरी बात की जाए, इसकी जो संरचना होती है, संरचना की बात की जाए वो कैसी होती है, संरचना जो होती है वो कैसी होती है, सरल संरचना आप दिखाई दे रहा है आपको। इसमें प्राइमरी वाइंडिंग है, एक सेकेंडरी वाइंडिंग है और कोर पे स्थापित की गई है, और इसमें कोई संरचना की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बात करें, देखो संरचना सरल है, वोल्टेज में कमी वृद्धि के लिए आसानी से प्रयोग कर सकते हैं, कमी भी यही कर लेता है और वृद्धि भी यही कर लेता है। जबकि डीसी में क्या हो रहा था, दो अपने को मशीनें काम में लेनी पड़ रही थी या दो युक्तियां काम में लेनी पड़ रही थी। अब देखिए, अब बात की जाए, देखो सरल संरचना है, वोल्टेज में कमी वृद्धि भी होगी। अब बात करते हैं, देखो जो आपकी ट्रांसमिशन लाइनें होती है, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूशन को आप क्या कहते हैं, वितरण लाइनें। ट्रांसमिशन को बोलते हैं पारेषण, और इसको बोलते हैं अपन वितरण। पारेषण में क्या किया जाता है, वोल्टेज को बढ़ाया जाता है और डिस्ट्रीब्यूशन में वोल्टेज को कम किया जाता है। तो वहां पर अपने को जो मशीन है वो कौन सी मशीन उपयोग कर सकते हैं, वहां पर परिणामी यंत्र का उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि एसी सप्लाई का ये अपन क्या करते हैं, पारेषण करते हैं, अपने जो यूज लेते हैं सामान्य तौर पे एसी सप्लाई लेते हैं, तो सीधी सी बात है अपने को ये चीजें उपयोग में लेने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो ये बात होगी अपनी किसकी, लाभ की। इसके अलावा इसके लाभ क्या होते हैं, इसको अनुरक्षण की आवश्यकता, अनुरक्षण जो होता है की आवश्यकता नहीं होती, बहुत कम होती है, बहुत कम इसमें, क्योंकि इसमें कोई तेल पूर्जा नहीं है, कोई इसमें कोई पूर्जा अपने को चेंज नहीं करना पड़ेगा। चेंज कब करना पड़ता है, या तो इसमें कोई जड़ जाए, ठीक है, या फिर समय समय पर एक बार इसमें क्या करना पड़ता है अनुरक्षण में, कि ट्रांसफार्मर अगर ऑयल प्रयोग किया गया है तो उस ऑयल की जो है वो जांच समय समय पर अपने को करनी पड़ती है, ठीक है। ये हो गए इसके लाभ। ओके गाइस, आज हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू गाइस।